नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। सभी को मेरी तरफ से आदर प्रणाम। हर हर महादेव। सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 एपिसोड नंबर 8। ठीक है, अगेन इंडियन जीके, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मिसलेनियस, बहुत सारे सवाल जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और रिमेंबर वन थिंग दैट डेली जो है नए सवाल होते हैं। हाँ, चैप्टर सेम होता है बट सवाल नए होते हैं। रिपीट बहुत ही कम होते हैं, हार्डली 1 या 2 सवाल में रिपीट करता हूँ। तो नए सवाल करते चलिए और किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए जहाँ पे इंडियन जीके आती है, और आपको डेफिनेटली ये जो है हेल्प करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कल आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया था, उस पर भी आऊंगा। पहला सवाल लेते हैं, 90 सवाल हैं टोटल। तो मुझे बता दीजिए, ऑल गुड है? स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, आई थिंक यहाँ पे सही होगी क्वालिटी। फिर भी एक बार बता दीजिए, हर हर महादेव सभी को। पहला सवाल देखो, वही है एक तरह से जो आपने कल परसों भी किया था। और सवाल ये है कि प्रसिद्ध राजा हुए पुलकेशिन। यस सर, कल भी ये सवाल था। द्वितीय, किस राजवंश थे? बस आपको डायनेस्टी तो बतानी है, कौन सी डायनेस्टी से वो थे। अब सही है। पांड्या डायनेस्टी से थे, पल्लव से थे, चालुक्य से थे, या फिर मौर्य वंश थे? स्टार्ट हो जाइए, आज है डे नंबर 8 आपका। ठीक है, इंडियन जीके के मार्क्स बड़े जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है, इसकी भी जरूरी है। 90 सवाल हैं, टारगेट मैं आपको वही दे रहा हूं कि 45 प्लस करके दिखाओ। इसका सही आंसर होना चाहिए चालुक्य राजवंश। जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है आज का। अच्छा, उससे पहले ये कल एक सवाल दिया था मैंने आपको कि इसका आंसर इन सभी बच्चों ने सही दिया, इनको बहुत बहुत बधाई। जैसे गीतांजलि जी हैं, पंकज है, मोनिका है, सलोनी है, शबनम है, ओम प्रकाश, गौरव, प्रिया, ओम, शिवा, पलक हैं, है ना। और इस तरह सरोज पुंडीर ने सही बताया। बारदोली, किसानों का एक आंदोलन था 1928 में, गुजरात में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम याद रखना। प्रियंका ठाकुर का सही है, निखिल नाश्ता का सही है, अंकित का सही है, सलोनी का सही है। और एक सवाल था जो यशपाल जी ने दिया कि 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाए, 1977 और 1992 में हिमाचल में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 356 की जब हमने बात की थी। दूसरा सवाल लेते हैं, काल बैसाखी किस राज्य की स्थानीय पवन है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? पढ़ा है ये सवाल कि नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो है आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा यहाँ से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात रहा? सारे सवाल चैलेंजिंग है बट चैप्टर तो वही है ना। अब 2011 का सेंसस इंडिया का वो पढ़ना पड़ेगा, हिमाचल का वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? होना भी नहीं चाहिए। क्या होगा? दमन और दीव है सर, वेरी गुड। दमन और दीव ही है। 618 के आसपास फीमेल थी पर 1000, जो कि बहुत कम है। और अगर इंडिया की ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 943 के आसपास आएगी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सारे ही सवाल सर चैलेंजिंग है, क्या करिए। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? अब जब ऐसे आपसे एक न एक सवाल ना हो टैकल, तो ऐसा सवाल और मुश्किल लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो जा रहा है कि सर 3 सवाल गलत हो चुके हैं बैक टू बैक और चौथा भी रडार पे है। तो कॉन्फिडेंस के लिए वो एक क्वेश्चन चाहिए आपको जहां से शुरुआत हो जाए। तो क्या ये वही सवाल है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये है आपका 29 जून को, ऑन 29th ऑफ जून। क्वेश्चन नंबर 5 है, द करेंसी यूनिट दिनार, पढ़ा है ना आपने?
दिनार एक करेंसी है, किसकी है? चाइना, इराक, ब्राजील और थाईलैंड। यहां से आपको एक नंबर तो आ ही जाएगा। थाईलैंड की बात है, ब्राजील की रियल है, याद करो थोड़ा सा। चाइना की युआन, क्या है चाइना की? रेम्बी। और यन किया था आपने जापान की, और वन किया था आपने उसकी, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ये सारे देश, ठीक है। और जो बच गया, क्योंकि जो बच गया वही है मेसोपोटामिया। कल भी आपने किया था ये इराक, और यहाँ से दो तीन नदियां, वो दो नदियां यूफ्रेटस और टाइग्रस का थोड़ा ध्यान रखना बस। नेक्स्ट सवाल है, म्यांमार डजंट शेयर अ बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ये है ना सवाल, असली सवाल तो ये पूछा एग्जामिनर ने। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट में अपना दिमाग ले जाओ, ठीक है सर। उनमें से एक राज्य के साथ नहीं होता है टच, कौन? म्यांमार। इसी का दूसरा नाम बर्मा है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑप्शन में नागालैंड है, ठीक है सर। नागालैंड याद करो जरा, यहीं पे आपके किनकी बातें होती हैं? आजाद हिंद फौज पे आपने कितने सवाल किए हैं? मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। सो सिक्किम सर बहुत दूर है, कहाँ है सिक्किम? जरा देखो मैप पे है, और कहाँ ये है ना? मेघालय होता तब भी चलो थोड़ा टफ होता, त्रिपुरा होता तो भी शायद थोड़ा टफ होता, बट ये तो आपके लिए आसानी था। नेक्स्ट सवाल पूछा, हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी, एक फ्रीडम फाइटर है इनमें से जिन्होंने ये लिखी थी? ये सवाल रिपीट है, यस, बट तब हिंद स्वराज ही पूछा था, अब उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंडियन होम रूल की बात हो रही है। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट? तो यहां से जो सही आंसर है वो हमारे एम के गांधी जी की बात हो रही है, महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 45, यस सर, वो भी हमने पढ़ा है। और आर्टिकल इनमें से एक है, कितनी बार रिपीट हुआ ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, एंड प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 51 का जो ए है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ये है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था बी। आगे बढ़े, पृथ्वीराज तृतीय ने डैश में अफगान शासक मोहम्मद गौरी को हराया। बताइए, तराइन का पहला जो बैटल हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ है सवाल? ईयर पूछा है, ठीक है। दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, हालांकि ये सक्सेस ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि जो सेकंड तराइन का जब युद्ध हुआ तो वो बाजी जो है पलट दी, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी से। तो ये ईयर पूछ लिया है एग्जामिनर ने, है ना, 1992। क्या बात है, यहाँ पे तो है ही नहीं, 1192 91 की बात है ये। आप तो मेरे को भी बुला देंगे इस तरह से। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के दौरान याद करिए बरेली को, बरेली यूपी में है, यस सर। तो उत्तर प्रदेश से विद्रोह का नेता कौन था? देखो रोज एक ने एक सवाल आ रहा है, सभी पे आ रहा है। मेरठ से शुरुआत हो गई थी, हमारे हिमाचल में कसौली से हुई थी, राइट। तो 1857 में नाना साहिब थे, खान बहादुर खान थे, हजरत महल थे या कुंवर सिंह थे, लेकिन कहां से? नॉट लखनऊ, नॉट कानपुर, इट इज फ्रॉम बरेली से पूछा है, रायबरेली। ऑप्शन नंबर होना चाहिए आपका खान बहादुर खान, ये भी गलत कर दिया कुछ बच्चों ने, कोई बात नहीं, आगे मौके मिलेंगे आपको। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली? कई बार आपने पढ़ा है, दो तीन नदियां हैं भारत की, वो रिफ्ट वैलीज से होती हुई जाती हैं, यमुना, सोन, गोदावरी और नर्मदा में से एक है, वो आपने ढूंढनी है। उदय जी, गोदावरी, ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक गोदावरी होगी? अरे नर्मदा और ताप्ती हैं, कितनी बार पढ़ा है आपने ये? तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था आपका, नर्मदा, ठीक है। बाकी अमरकंटक की पहाड़ियां वो जरूर देखिएगा मैप पे। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की बात होती है, बिल्कुल होती है सर। किस देश से लिया हमने ये? हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली है, रोज ना रोज एक ना एक सवाल हो रहा है यहाँ पे। क्या आपने अमेंडमेंट एक्ट लिया साउथ अफ्रीका से? क्यों लिया? वो बात नहीं है क्यों लिया, बट हाँ लिया, यूके से लिया, फ्रांस से लिया, आपने हर देश से कुछ ना कुछ तो लिया ही है। तो यहाँ पे सवाल बस इतना है, कॉन्करेंट लिस्ट का विचार जो है वो आपने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया, सब कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा डॉलर, राइट, करेंसी। और उसकी बात करें, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सबसे बड़ा वन आता है? मतलब वन, पहले भी ये सवाल आया है, लेकिन ट्विस्ट है इसमें। आप सब देखो, आंख बंद करके एमपी करेंगे, इसमें ट्विस्ट ये था कि मिजोरम जो है वो लगभग 85% के साथ जो है इसका वनों के अंतर्गत आता है, इतना एमपी में भी नहीं है।
एमपी में है, बट आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा कि सवाल था विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। पहले भी आपने किए, 2-4 स्टेट हैं, ये ध्यान से पढ़िएगा नॉर्थ ईस्ट के। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत कितना था। अच्छा सवाल है कि रिलीजन के ऊपर भी रहता ही है कि सिख का जो परसेंटेज था, कितने सिख थे भाई, 4.7 थे, 1.7 थे, 2.7 या फिर 3.7%। सो लगभग ये थे 1.7%। इसका मतलब है, जो बच्चे गलत कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आपने 2011 का वो पीडीएफ ही नहीं खोला है, ना देखा है भारत के रिस्पेक्ट में, तो उसको देखो जाइए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15, शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये तो देखो आएंगे आपको बुक्स एंड देयर राइटर, जो कि थोड़ा टफ भी होता है क्योंकि आप खूब पुस्तकें पढ़ के तो जाएंगे, बट अब एग्जाम में ये डिपेंड करता है कैसा सवाल वो पुट करते हैं। तो शेख मुबारक है, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी है, अबुल फजल का तो आईने अकबरी कितनी बार सुन लिया है आपने। यहाँ से जो आंसर होना था वो होना था अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या होना था? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट सवाल है, 2024 के समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। गुरुजी हो चुके हैं, तो बताओ कहाँ पे हुए, और भारत ने मेडल भी लाए, अच्छी बात है। बीजिंग, बर्लिन, पेरिस और ब्रिस्बेन, कहाँ पे हुए ओलंपिक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे नेक्स्ट टाइम के लिए भी ध्यान रखना, शायद लॉस एंजलिस में है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो गया आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले ने अच्छा की थी, खोज की थी, किसकी की थी। थोड़ा सा अजीब सा तरीका है पूछने का। जमींदारों का समाज, ओके, भारतीय समाज के सेवक, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी, और डी में है पूना सार्वजनिक सभा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है समहाउ, क्योंकि क्वेश्चन अलग था बट इन्होंने जब इसकी इंग्लिश की तो आंसर यहाँ दे दिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। यहाँ ट्रांसलेशन गलत है इंग्लिश में कि ये है, क्योंकि आंसर ऊपर गोपाल कृष्ण गोखले ऑलरेडी मेंशन आपने किया हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज इन इंडिया। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए सारा का सारा, कितनी बार पढ़ा है हमने, एचपीजी की क्लास में पढ़ा है। यस सर, माउंटेन रेंजेस सबसे ऊपर कौन है, सीधा सा सवाल है, लगाओ जरा। लद्दाख है, पीर पंजाल है, जांस्कर है या फिर काराकोरम है। सबसे ऊपर पूछा है ना, लिखा है ना, ट्रांस हिमालयन रेंज में बताना है आपने, तो यहां से सीधा आंसर आ जाना था आपका काराकोरम। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद हिमालय अलग है, काराकोरम अलग है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डेज दिए हैं और मैच द फॉलोइंग करना है, बट सर ऑप्शन यहाँ पे एडिटर ने गायब कर दिया ऑप्शन, तो अब क्या करें सर। चलो ऐसे कर लो इसको, ऐसे कर लो इसको, ऑप्शन नहीं है यहाँ, समाओ इन्होंने उड़ा दिए। तो पहला, प्रवासी दिवस कब होता है सर, ये तो नहीं आता। किसान दिवस सर, ये भी नहीं आता। राष्ट्रीय एकता सर, ये आता है। और कारगिल सर, ये भी आता है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा बट दिक्कत ये है सर, आंसर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, राइट। और भारत में 565 प्लस 564 रियासतें उन्होंने जोड़ी हैं, तो एकता की बात हो रही है, यूनिफिकेशन की। और कारगिल की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 26 जुलाई। यस, अगर आप इन दोनों को मैच करेंगे तो प्रॉबेबली आपका आंसर जो होगा, जो कि यहाँ नहीं है मेंशन, बट ये कर देना था सबने मेरे हिसाब से, CDBA यहाँ पे है। खैर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी डैश डैश डैश। सर इस क्वेश्चन को क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आप पढ़िए जरा। ये एक बिकर है, याद करो जरा कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक बिकर है, यहां तक गैस मॉलिक्यूल थे, ठीक है सर, आया कुछ याद। यहां से मैंने पिस्टन लिया और प्रेशर, ऊपर से प्रेशर लगाया। थोड़ा सा समझो इस चीज को। जब प्रेशर किसी वस्तु पे हम इंक्रीज करें, नीचे की तरफ इंक्रीज करें, तो ये मॉलिक्यूल्स फिर यहां तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे सर। फिर ये यहां पहुंच गए, जब ये यहां पहुंचे तो इनका वॉल्यूम तो घटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
सभी को। एरिया देखो पहले कितना था, पहले ये पूरे रूम में थे, जब प्रेशर दिया इनको तो एक कॉर्नर पे खिसक गए सबके सब। वॉल्यूम कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, तो ये ऊपर वाली दोनों ऑप्शन बाहर, आंसर सी या डी। अब डेंसिटी का फंडा क्या है? डेंसिटी, अब देखो अब कितने डेंस हो गए ये, यहाँ पे मास पर वॉल्यूम की बात हो रही है तो इंक्रीज ही होगी, तो यहां से आंसर होना चाहिए था आपका सी। जिन जिनका ये डिक्रीज और इंक्रीज है उनका बिल्कुल सही। आगे बढ़े तो इंडोनेशिया के बाद ताड़ जो तेल होता है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सर ये सवाल तो सच में टफ है, कैसे करें, मतलब नंबर 1 भी नहीं पूछा है, नंबर 2 पूछा है, बिल्कुल टफ तो है। आफ्टर इंडोनेशिया विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल? अफ्रीका में तो आपने पढ़ी थी एक कंट्री, नाइजर, नाइजर पढ़ी थी उस दिन। यहाँ पे आंसर होना था आपका मलेशिया, मलेशिया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दिस? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, राज्य का वकील कौन है भाई? राज्य के लिए महाअधिवक्ता की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में होती है? बस सवाल इतना सा है। आपने सेंटर के लिए भी कर लिया है, लगे हाथ यहाँ पे भी करिए। आर्टिकल 145, 77, 136, 165। अब ये कर गए सारे के सारे कंफ्यूज हैं, क्या होगा? अरे यार तुमने तो सारी ऑप्शन बोल दी, एक आधी छोड़ दी है, उसको भी बोल दो। आर्टिकल 165 यहाँ से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, देखो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन जब हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर पढ़िए, सारे 105-6 हो चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं है सारे ही पढ़ने होते हैं, बीच बीच से पढ़िए, इंपॉर्टेंट। और ये 7th वन जो हुआ 1956 में, इसमें कौन से भाग को जो है वो निरस्त कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया? बस सवाल इतना सा है। सर है नहीं आइडिया थोड़ा सा। भाग 5 है, 7 है, 6 है और 8 है ऑप्शन में दिया हुआ। पार्ट कौन सा होगा? 7th वन, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया? तो ये भाग इंटरेस्टिंग है, 7 ही है, तो ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। इट्स भाग 7। नेक्स्ट सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNFPA? आपने कल की क्लास में ही किया था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA का हेडक्वार्टर, यूट्यूब की नहीं, दूसरे हेडक्वार्टर वाली क्लास में कहाँ पे है? जनेवा। अरे भाई साहब सोच लो, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर जनेवा में है, पेरिस में है, वॉशिंगटन DC में है, या फिर न्यूयॉर्क में है? अब यहाँ पे आप कर ही चुके हैं गड़बड़, कोई बात नहीं, ये न्यूयॉर्क में है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा पे समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई, और भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पे किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? इवन अगर आप थोड़ा अंदाजा लगा लें, बट कैसे लगाएंगे कि ये सवाल कब जैसे बना होगा, तो आप -8 कर देंगे, 2023 से, 2023 से करेंगे या 2024 से करेंगे? अब आप सोचो ये सवाल कब जैसे बनाया होगा, आपको पता। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमारा जो बॉर्डर लगता है सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश से ही लगता है, ये सवाल कई बार पूछा गया, आ सकता है फिर से। 4096 किलोमीटर हमारी सीमा बांग्लादेश से है, हालांकि ये डिस्प्यूट हुआ था और फाइनली फिर मोदी जी ने जो है इसको ठीक किया। इसमें भारत को तो थोड़ी सी जमीन मिली, बांग्लादेश को थोड़ी ज्यादा मिली, ठीक है, बट ये डिस्प्यूट करना ही था एक न एक दिन खत्म। तो ये किया था जी 2015 में इन्होंने, 2015 होना था आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? देखो ऐसा सवाल उम्मीद रखिए एक आधा आ जाता है कि कौन सा शहर किस नदी पे बसा हुआ है। वर्ल्ड से आ सकता है, इंडिया से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ऐसा सवाल। तो गंगा है, गोमती है, सरयू है या फिर यमुना है? तो ये गोमती नदी है जी, वहां पे गोमती। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं कि द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डैश। कोई बच्चा बता सकता है हमारी जो संसद है वो किन से बनी हुई है? देखो इतना अच्छा सवाल है और इवन ये आया भी था अभी रिसेंट पेपर में। किस किस से बनी होती है? सर लोकसभा होना चाहिए और राज्यसभा भी होना चाहिए, और उसके साथ बिल्कुल प्रेसिडेंट भी उतना ही हिस्सा है। वो बात अलग है कि वहां पे राष्ट्रपति जाते नहीं है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति जी के जो साइन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो पावर लगाते हैं वो
हाँ, पॉकेट वीटो की बात है, जो वीटो पावर उनको दी हुई है उसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है यहाँ से, बाकी नहीं। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मगध जो है, प्राचीन मगध है ना, बिहार में है ये अभी, इसकी पहली राजधानी कौन सा शहर था? एक सवाल आपने किया था कि यहां से फिर पाटलिपुत्र चेंज की उदयन ने, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है इसकी पहली कैपिटल कौन थी मगध किंगडम की? तो पहली थी राजगृह। ठीक है, बाद में हुई है पाटलिपुत्र। हाँ, यहाँ थोड़ा इन्होंने गलत कर दिया, उसके लिए थोड़ी माफी। राजगृह ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? अगेन, इस किताब को किसने लिखा? और किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, 1920 से लेके 1942। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरे को खून दो, ये नारा भी इन्होंने दिया। तो थोड़ी सी हिंट से हो जाएगा सॉल्व या नहीं होगा? विनायक दामोदर सावरकर जी थे ये, ऑप्शन ए। बी सुभाष चंद्र बोस थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर शरद चंद्र बोस थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आपका सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, हमारे नेताजी। नेक्स्ट सवाल है, कोहिमा जो है वो किस राज्य की राजधानी है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड? आएगा ऐसा सवाल, एक सवाल। आपको क्या लगता है? 28 राज्य उनकी राजधानियां, यूनियन टेरिटरी उनकी राजधानियां, टिप्स पे होनी चाहिए, उनके चीफ मिनिस्टर भी पता होना चाहिए आपको कि अभी कौन है, लेटेस्ट में कौन है, राइट? ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना इसका भी। बताओ। कोहिमा जो है कैपिटल है ऑफ नागालैंड, आसान ही था। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस कैन बी लेविड बाय द ग्राम पंचायत? बताइए जरा, ग्राम पंचायत की बात काफी टाइम से नहीं किया आपने। 73rd अमेंडमेंट एक्ट दिमाग में लाइए। यस सर, बिल्कुल, आर्टिकल 243 की चर्चा होती है। तो जो गाँव के लोग हैं, जहाँ ग्राम पंचायत हमने दी उनको, वो इनमें से एक टैक्स लगा सकते हैं। लैंड रिवेन्यू लगाएंगे, स्टैंप ड्यूटी लगाएंगे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, या फिर वो सिंचाई कर लगाएंगे। कौन सा कर लगा सकते हैं वो? यहाँ ध्यान से करिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के भी लिखे हुए हैं, पटवारी के भी लिख दिए हैं। तो पंचायत के पास कितनी पावर है सर? इनके पास पावर है कि ये इरिगेशन टैक्स ले सकते हैं, सिंचाई के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, वैसे बहुत सारे टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है। डी होना चाहिए था आपका आंसर। ओके जी, मैच द फॉलोइंग। ये सवाल बोल रहा है ना कि डाइजेशन इनपुट है और उसका आउटपुट बताओ मेरे को। प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है, अमाइनो एसिड बनता है, या फिर ग्लूकोज बनता है? पढ़ाया हुआ है सारा का सारा, बताओ जरा जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है? चपाती खाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटती हैं सारी चीजें, वहीं से एब्जॉर्प्शन होती है। सलाइवरी अमाइलेज की बात करो, पेप्सिन ट्रिप्सिन की बात करो, और साथ में अल्फा माइलेज, सॉरी लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज, उसकी बात करिए। आसान सा सवाल है, बहुत आसान है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो चैलेंजिंग हो सकता है। तो प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो अमाइनो एसिड बनता है, बिकॉज यही तो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, राइट? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज होगा, 2 का होना चाहिए, 3 पहले का होगा, 2। फैट्स को जब तोड़ते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बचता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1। क्या ये सबका सही हुआ? होना तो चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है ये? यही है वो जो आप सोच रहे हैं। और यहीं पे उड़ीसा की बात है ना, उड़ीसा में एक व्हीलर आइलैंड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है आपने? इस पे थोड़ा सा पढ़ना है, मे भी पूछ लें आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, हाँ, आंसर आपका सही है सर, चिल्का झील है ये। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 34, एक टर्म है रेड। ये जो रेड शब्दावली है ये किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स डे टर्मिनोलॉजी। देखो, अब ये सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टर के पीडीएफ जरूर पढ़िए, सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है, पढ़ना ही है बस आपने। खो खो, फुटबॉल, शतरंज और कबड्डी, तो सर अंडरस्टूड ही है। कहाँ? खो खो से, वेरी गुड वर्षा जी। खो खो में बोलते हैं आप रेड, कबड्डी में बोलते हैं मेरे हिसाब से तो रेड। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। ग्रीस जो यूनान है उसकी राजधानी है क्या? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस?
ऐसा सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी यूएन का एक हेडक्वार्टर पढ़ा है आपने, जो कि आपको याद होगा नहीं, तो पीडीएफ पढ़ना वो। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और एथेंस में कुछ हुआ है। हाँ, एथेंस में कुछ हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है, कुछ फर्स्ट टाइम हुआ है। पता नहीं, शायद ओलंपिक्स तो नहीं हुए हैं, या तो फीफा वर्ल्ड कप, कुछ तो हुआ होगा। ऐसी याद आ रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा आप खुद भी मेहनत करना जरा, कुछ तो हुआ होगा यहाँ एथेंस में पहली बार। क्वेश्चन नंबर 36 है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है जी। किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये आत्मकथा लिखी खुद की अपने ऊपर, किन्होंने लिखी? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, पीबी नरसिम्हा राव जी ने, इंद्र कुमार गुजराल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, किसने लिखी? यहां से आंसर हो जाना था आपका, एक प्रधानमंत्री हमारे हुए इंद्र कुमार गुजराल, थोड़ा टफ था। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद की स्थिति हो जाए तो निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? ये ज्यूरिसडिक्शन की बात जब होती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही गड़बड़ी अगर हो गई, और मान ले नहीं भी हुई, फिर भी तो फिर अंतिम जो प्रहार होगा वो कौन करेगा? लोकसभा, इलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट? यहां पे सोच लो, इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि कंडक्ट तो वही करवाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास तो ऐसी पावर दी नहीं गई है। राइट, तो बहुतों का आंसर सही है, बहुतों को थोड़ा मुश्किल लगा ये सवाल, एक्चुअली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है, एससी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं हम? क्योंकि एक नाम है यूनेस्को का, है ना? हाँ सर, यूनेस्को वही वाला, क्योंकि यही देता है ना विश्व धरोहर स्थल, यही डिसाइड करता है किस देश में कितने हैं, कहाँ पे होगा नहीं होगा, हमारे हिमाचल में भी है इवन। और कब मनाते हैं, सवाल तो बस ये है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर देख लेना ध्यान से, पेरिस फ्रांस, 19 अप्रैल को, तो करेक्ट आंसर है 18 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है? जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके घर में भी ये जश्न मनाते हैं, इस सॉन्ग को गाते हैं। इस सॉन्ग का नाम क्या है? कजरी, नौका झक्कड़, कहरबा, सोहर? कौन सा सॉन्ग गाते हैं? Which of the following folk songs is sung to celebrate the birth of a child? It is सोहर, सोहर सॉन्ग है। नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन बैठता है राज्यसभा में? इससे आसान सवाल क्या होगा? हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द आरजी, राज्यसभा? बताओ जरा, जी कर दो यहाँ पे इस क्वेश्चन में। यस सर, जी, मतलब इसका हमने जी कर दिया है ना, इसका पोस्टमार्टम कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, कौन बैठते हैं? कौन है? हाँ ये अच्छा है, जगदीप धनखड़ साहब सर, बात खत्म, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूपी एंड इज वन ऑफ द 9 क्लासिकल डांस? 9 क्लासिकल डांस है, हालांकि इस पे भी थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, 9 है कि 8 है ना? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 8 है, और अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, यहाँ पे लिखा है 9 है। तो सीधा सा यूपी में कौन सा है? कथक है, कथकली है, बस इसी में बच्चे कंफ्यूज, कथक और कथकली में ही नहीं लगती हैं सर ट्रिक्स। बताओ, सत्रिय और मोहिनी अट्टम भी दिया है, सत्रिय तो आपने सुना नहीं है। अरे आपने कल परसों भी तो किया था एक सवाल, बिल्कुल कथक, कथक ही है, दूसरा वाला केरला में है, ठीक है, तो कथक हो जाना था आपका आंसर। विच नवाब ऑफ अवध gave refuge to the fugitive मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय? किस अवध शासक ने भगौड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया? किसने दिया था इनमें से? सदत अली खान ने, सफदर जंग ने, सुजा उदौला ने, या फिर आसफ उदौला ने? ये दिया था ऑप्शन नंबर जो सी में है आपके, सुजा उदौला। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979? देखो, लिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर, ऑल द प्रेसिडेंट, सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग टू एंड, स्पेशली टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्योंकि वहां पे आपसे बहुत टफ सवाल आ रहा है, ऐसा सवाल आ रहा है।
तो ये तो टफ है सर, इतने डीप में कौन रखता है याद कि मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने। वैसे तो पढ़ाए हैं ये, बट हैं तो टफ थोड़े से। तो जगजीवन राम, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल। हालांकि दो ऑप्शन तो ऐसी दे दी जिसको आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने पढ़े हैं पूरे प्राइम मिनिस्टर भारत के, दो में आप थोड़ा तुक्का भी लगाते तब भी आपका आंसर आ जाना था, चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है इसकी नींव किसने रखी। मैंने पहले भी आपको कहा कि देखो पहला राज्य साम्राज्य का नाम जरूरी है उस राजा का, पहला और आखिरी, ठीक है। और फिर बीच में किन्होंने देश के लिए, जनता के लिए क्या किया, वो कल्याणकारी योजनाएं क्या थी, है ना। एग्जामिनर के मन में यही होता है कि हाँ ऐसा सवाल पूछते हैं बच्चों से, तो ये ध्यान रखिएगा। नाम है इनका दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। सारे लॉर्ड को पढ़ना पड़ेगा, किस किस लॉर्ड ने क्या किया, उसके कार्यकाल में ये हुआ सारा, ठीक है। तो बताइए जरा यहां पे क्या होगा। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहां से आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन। वेरी गुड। गोवा पे शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था, और यहां से वो अमेंडमेंट एक्ट भी जरा पढ़िएगा। नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फिर फ्रांस। वो वाज द लास्ट यूरोपियन कंट्री। और गोवा की बात करें तो एक पणजी है, और मांडवी नदी का थोड़ा ध्यान रखना, वो वहीं पे है, ठीक है। सबसे छोटा आपका राज्य है ये बाय एरिया। और ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पे था वो थे पुर्तगाल। भूल गए थे हम हैं कि इसको भी आज़ाद कराना है, तो ये पुर्तगाल थे। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये काफ़ी बार आपने किया है, अब तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO2 और N2 कौन सी है। ऑब्वियसली CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वही शुष्क गैस जो आपको कल भी आई थी। विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन। हाँ कितना आसान सा है कि कौन सा अंग जो है आपके शरीर में सबसे ज्यादा डाइजेशन भी वही होती है, एब्जॉर्प्शन भी वही होती है। यही तो है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये यही है, 20 फीट की ये है लगभग आउट ऑफ 30, सो इट शुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। ये हिमालय है भारत के नक्शे में, यस सर बना दिया। तो ईस्ट साइड होती है इस तरफ। यही सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। पूर्वी का है, अगर उस तरफ कहा होता तो आप सिंधु जैसे ऑप्शन को देख रहे होते, कुछ और कहा होता, नॉर्थ साउथ का होता, देखना पड़ता। अब वो वाला कहा है तो योर आंसर शुड बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि जो आपके घर में LPG गैस है प्यारे बच्चों, उसमें यही तो है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। और वो गैस ऑर्डरलेस होती है, मतलब वहां पे आपको स्मेल नहीं आती है उस गैस की। सर आती है, वो जो आती है वो एक कंपाउंड पड़ता है इसमें, क्या नाम है उसका, इथाइल मरकैप्टन पड़ता है, ठीक है। ये इन दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इवन कितनी एनर्जी देती है वो तो हाइड्रोजन के साथ रिस्पेक्ट में आपने पढ़ाई है। इट इज़ जिस कार्बन चेन पता है ना आपको, अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट। तो जिसने रूट वर्ड पढ़ी है केमिस्ट्री की उसका आंसर हो जाना था C4। बट अब एक और बात है यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हम चलते हैं ऐसे CH4 से, तो अब आप जाएंगे तो फिर C2, फिर आप H6 करेंगे, C3, फिर H2 और H8, C4 करेंगे तो यहाँ H10 होगा। ठीक है, थोड़ा है सवाल आसान मुश्किल वो आप रख सकते हैं इसको। विच यूनियन टेरिटरी जो है डज नॉट हैव अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। LG ही नहीं है यहाँ पे, LG नहीं है। न्यू दिल्ली में तो है ही है, इतने ज़्यादा विवाद होते रहते हैं। दमन दीव है ऑप्शन में, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, और एक है पुडुचेरी, और एक जम्मू भी था पहले, जम्मू कश्मीर बहुत पहले। तो बताओ फिर क्या आंसर देंगे आप। प्लीज़ रिमेंबर दैट दमन और दीव हो चाहे दादर नगर हवेली है, यहाँ पे LG जो है वो नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच स्टेट आर द भीमबेटका केव्स, कहाँ पे है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहले भी आया है, आगे भी आएगा ये सवाल, ये नहीं आया तो सांची का स्तूप आएगा कुछ तो आएगा ही आएगा, बताओ। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो लोकेटेड है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, बताइए। भारत और पाकिस्तान को अलग करने में इस इंसान की बहुत ही ज्यादा भूमिका है, इसका नाम क्या है? बीपी मेनन, एम.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, कौन हो सकते हैं? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, ध्यान दीजिए। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? ये यही थे ना, इन्हीं की तो योजना थी वो, क्या नाम है इनका? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, आप पढ़ते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरीन गैस? अब ये सवाल तो है, बायोगैस यानी CH4 होती है उसमें मेनली, मिथेन, लिक्विफाइड LPG की बात हमने अभी की, टीयर गैस है और वाटर है। क्लोरीन होता है इसमें, पड़ा होता है, इवन आपने ये किया है केमिस्ट्री में, केमिकल फार्मूला आपका एक चैप्टर है उसको पढ़िएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। टीयर गैस, आंसू गैस पुलिस जो यूज करती है, जो आंदोलन है उसको थोड़ा बहुत तीतर बितर करने के लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और आंसू गैस का भी होता है, ताकि आपकी आंखों से जो है लैक्राइमल ग्लैंड जो है आंसू निकाल दे। 55 है, विच स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट? मूंगफली। नंबर 1 तो गुजरात है, नंबर 2 पूछा है, नंबर 2 पूछा है। सर हमें पहले का ही पता है, तो दूसरा राजस्थान है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध भवन है थिक्से मोनेस्ट्री कहाँ पे है? बस सीधा सा सवाल, कौन सी यूनियन टेरिटरी में है थिक्से फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख में है, पुडुचेरी में है, हिमाचल में है या फिर केरल में है? अब हिमाचल भी है ऑप्शन में, हिमाचल तो नहीं होगा इसका? हाँ सर, जब हिमाचल आता है तो ऐसा लगता है कि शायद जीके में, इंडियन जीके में यही क्वेश्चन है जो हमारा है, बट यहाँ पे आंसर है लद्दाख में है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? कयात, नोंगनतुम, जोंगखा, युआन? कभी सोचा है? सोचो, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी भाषा क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, नेपाली है, सिंहली है, कैसी है? चीनी है ना? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान जो है, हमारा पड़ोसी देश है, इनकी जो भाषा है वो है जोंगखा, जोंगखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, पहला तो रशिया है, सब जानते हैं। भारत का रैंक 7th आता है, दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत भी है बट 7वां नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? बस इतना सा ही आपको बताना है यहाँ पे, चाइना, USA, रशिया एंड कनाडा। मकेंजी रिवर यहाँ फ्लो करती है, थोड़ी सी हिंट चाहिए अगर आपको, तो क्या आंसर है आपका? इट शुड बी कनाडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू दी पैसिफिक ओशियन कहा जाता है? सर बताओ कहाँ जैसे ये, अरे ये है वहां, कहाँ सर? पैसिफिक ओशियन से आप सीधे सीधे पहुंचते हैं एटलांटिक ओशियन थ्रू दिस कंट्री। सेंट्रल अमेरिका में आती है ये, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका नीचे, सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पनामा कैनाल, ठीक है। यू मस्ट नो, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय स्मारक इनमें से कौन है? ये तो आपके लिए बहुत आसान है, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार। तो यहाँ पे तो एक ही जगह सेक्रीफाइस हुआ है, बाकी जगह तो कुछ और ही हुआ है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट है हमारा? आर्टिकल कौन सा बोलता है कि नेशनल ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे ले जाएं? कि आपकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि मॉन्यूमेंट्स के को भी प्रोटेक्ट करना है, ऐसा ना हो कि आप उसको उड़ा दें। हाँ, पढ़ा होगा आपने DPSP। हाँ नीरज, नाइस, वेरी गुड। चलिए, रेड फोर्ट है,
मेरे को तो आज लगा, बता रेड फोर्ट भी है, क्या पता। सर सारे लग रहे हैं बट इंडिया गेट होगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे। कब मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस, जब हमें याद आती है कि हाँ हम पृथ्वी पे ही हैं, बचाना है इसको। 22 एग्जामिनर ने तो आपकी ऐसी की तैसी कर दी। 22 जून, मार्च, अप्रैल, मई, क्या ट्रिक लगाएंगे यार आप। देखो आप ज्यादा ज्यादा सोचते हैं 22, कोई ट्रिक नहीं हेल्प करेगी। हाँ तो यहाँ पे होगा आंसर 22 अप्रैल। मिथाली राज कौन से खेल से संबंधित है भाई, पहली महिला है जिन्होंने, चलो पहले आप आंसर दे दो फिर करते हैं इनकी बात। मिताली राज एक महिला है और वो कौन से खेल से संबंधित है, बस सवाल इतना सा है। ये सचिन तेंदुलकर है हमारा। ठीक है, हमारा सचिन तेंदुलकर है, बस फर्क ये है कि वो मैन टीम है इंडियन और ये वुमेन है। ठीक है, और ये खेलते हैं क्रिकेट जी। और 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला, शायद मैं यही बोल रहा था। हाँ एक अच्छी चीज़ जो है वो ये नहीं कर पाई अपनी लाइफ में एज ए कैप्टन कि इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, उसका अफसोस तो रहेगा, सबको ही रहेगा, हमको आपको, हाँ और सबसे ज़्यादा इनको भी रहेगा क्योंकि इनके कंट्रोल में थी चीज़ें। हाँ 230 रन बनाने थे, याद करो जरा वो फाइनल हारे जब हम, 180 पे शायद 2 विकेट थे हमारे। उसके बाद ताश के पत्तों की तरह जो टीम हमारी बिखरी, फिर मैंने छोड़ दिया क्रिकेट देखना महिलाओं का। विच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बराकर, बताओ। अब ये सवाल तो सर टफ है, टफ तो है बट ऑप्शन भी तो देखो, ऑप्शन तो ऐसे दिए हैं कि भाई आप कर ही लो इसको। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है, कावेरी, कृष्णा, रावी और दामोदर। रावी तो आप ही के यहाँ से जाती है, इसका तो आपको चप्पा चप्पा पता है। ठीक है, तो ये दामोदर की बात हो रही है ना, वेस्ट बंगाल साइड। लाइकन्स जो होते हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है इनकी, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ऑर्गेनिज्म। दो जानवर आपस में जब एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो आपको लाइकन्स मिलते हैं। सवाल बस यही है, ढूंढिए। एल्गी के साथ फंगस, एल्गी के साथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ फंगस, बैक्टीरिया के साथ जिम्नोस्पर्म। अरे दामोदर के बारे में बोल रहा था मैं, सॉरो ऑफ दिस एग्जैक्टली नहीं बोल रहा था मैं। लाइकन्स की बात करें, फंगस और एल्गी, ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, बताइए जरा। और यहाँ पे आप मत फॉरगेट करिएगा, एक व्यक्ति है हमारे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन फॉर द रमन इफेक्ट दिया, फिजिक्स के हैं, नोबल नोबेल प्राइज मिला है ना इन्हें 1930। कब मनाते हैं हम विज्ञान दिवस, कब मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं जी 28 फरवरी को। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, हीराकुंड, भाखड़ा। ये इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड डैम। आता था पहले पहले सवाल, कौन सी नदी पे है, महानदी। ठीक है, और इसका आंसर तो सबको पता ही है, वही वाला आपके बिलासपुर में है, यस यस यस, भाखड़ा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, हु वाज नोन एज लोहितवादी। इनमें से लोहितवादी के रूप में हम किसे जानते हैं, केशव चंद्र सेन को, गोपाल हरि देशमुख को, एम जी रानाडे को और गोपाल गणेश आगरकर। 67th का करेक्ट आंसर होना चाहिए था, गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं आप एज ए लोहितवादी। क्वेश्चन नंबर 68, हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां, क्या सवाल है, के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था। अच्छा ठीक है, बताओ सर, टफ वन। So the first microbiologist to develop a vaccine for the cholera as well as plague, नाम है इनका बाल्दमर पुतिन, वहां से याद रख लेना, बाल्दमर हॉफकिन।
नेक्स्ट सवाल है, विच एक्ट अबॉलिश द डुअल रूल ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध शासन जो है उसको समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, स्टार्टिंग के चैप्टर हैं ये। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अंडर विच एक्ट ये हुआ है? तुक्का ही मार रहे हैं आप सभी, लग गया मेरे को पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत हुआ। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी भाषा में थे? ये तो आपने पहले भी किया है। कौन सी भाषा में थे भाई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, कांस्य में? ये तो रिपीटेड सा है। यस सर, ये तो रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी वो। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन? यस, हमने बात की है इसकी काफी बार। 12 के आसपास हैं इसके पास टाइम जोन। भारत के पास तो है ही एक, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंस होता है 2 घंटे का, और पाकिस्तान में शायद आधे घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं, पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, भारत में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए वैसे तो। और यूपी से वो मिर्ज़ापुर से वो लाइन जाती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। और एक यूके से भी जाती है ग्रीन मेरिडियन वेल लाइन, उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, उसका भी ध्यान रखना। ये जो ऊपर से लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कितने हैं ये टोटल। रशिया नहीं जी, रशिया नहीं होगा, यहाँ क्लोज है काफ़ी ये, यहाँ फ्रांस होगा। फ्रांस और रूस में शायद एक का ही डिफरेंस होगा, बट फ्रांस आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चीफ मिनिस्टर जो है राज्य के, उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपने देखा होगा शिमला में सुक्खू जी को जब शपथ दिलाई गई, किसने दिलाई? सुप्रीम कोर्ट के जज द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। सर देखा है कौन आए थे? जगदीप धनखड़ साहब आए थे, उपराष्ट्रपति। विधानसभा के अध्यक्ष तो पहले कैसे बन गए हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो गवर्नर बिल्कुल, राज्यपाल का ही तो काम है ये, गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डजंट शेयर बॉर्डर विद इंडिया? भारत के साथ सीमा नहीं लगती है। भारत के साथ सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश, ईरान, नेपाल और म्यांमार। तो ईरान से नहीं लगती है, बीच में पाकिस्तान आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, केपरा हिरकस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बट देखना आप गलत करेंगे सभी के सभी। सर इतना कॉन्फिडेंस सही नहीं है, हम अब भी कि अब भी सही करेंगे। बताओ तो फिर। भेड़, गाय, घोड़ा, बकरी? कश्मीरी पाशमीना का नाम सुना है? किसकी है वो? सोचो, पढ़े तो हैं आपने ऐसे नाम। पोलवर्थ, शायद वो सुना होगा आपने। मैरिनो, अब ये क्योंकि गोट और शीप दोनों दिए हैं, अब ये कंफ्यूज कर जाएंगे नहीं तो। और एक आपका ही रामपुर शहर में भी तो है, और नाम पे ही है रामपुर शहर भी, तो वो किसका है उसका बताओ। और एक गद्दी, हाँ मैंने दोनों के नाम ले लिए शीप के भी, गोट के भी। ठीक है, तो कैपरा हिरकस जो है वो बकरी का ही साइंटिफिक नाम है, बकरी की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे आपने पढ़े ना, बॉस इंडिगस, बॉस बुबेलिस, थोड़े बहुत साइंटिफिक नाम 8-10 पता हो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड? इसीलिए इसको रखा जाता है पेट्रोल पंप पे। देखा है ना, पेट्रोल पंप पे क्यों रखते हैं इसको? कि कहीं अगर इमरजेंसी में आग लग जाए तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन को आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको जलाती रहेगी। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं भी है तब भी ये चीज़ वहाँ पे होती है। इसी को कहते हैं बालू या फिर रेत। ठीक है, ये वही है, सैंड। होते हैं पेट्रोल पंप के पास जनरली रखे होते हैं। आजकल हो सकता है ना भी रखे हों, बट पहले पहले तो यही रखते थे। जब से फायर एक्सटिंग्विशर आए तो शायद अब बंद कर दिए हों। क्वेश्चन नंबर 76 है, विज्ञान की वह एक शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परिणति, भाग्य का अध्ययन करती है। ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी विद द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मिल्की वे, गैलेक्सी में आप सभी रहते हैं। और कॉस्मोलॉजी कह रहे हैं, यस कॉस्मोलॉजी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है,
When a bus suddenly starts, passenger feel pushed back. This is an example of which law of Newton? एक ही बात है सर, कौन सा लॉ है ये? न्यूटन का कौन सा लॉ है? जल्दी से बताओ, न्यूटन का कौन सा लॉ है? बस सडनली स्टार्ट हुई, आप कभी बैठ जाना बस में स्टार्ट होने से पहले, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपको धक्का लगता है, एक पैसेंजर फील पुश्ड बैक। धक्का क्यों लगा? क्योंकि आप रेस्ट में थे, तो रेस्ट में रहना चाहते थे, बस स्टार्ट हो गई। न्यूटन का पहला लॉ यही तो है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंपाउंड्स ऑफ डैश कॉजेज मिनामाटा डिजीज। एक इताई इताई डिजीज है जो कि होती है सीडी, कैडमियम से। एटॉमिक नंबर कितना है? 48, ठीक है। और ये मिनामाटा डिजीज होती है किससे? मरकरी से, सिंबल Hg, और एटॉमिक नंबर 80, ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, ध्यान देना इन पे। कोबाल्ट 27 क्या कर रहा है यहाँ पे? 79 पे पूछा गया, बस आसान सा सवाल है। येलो रिवोल्यूशन भी हुई थी, बिल्कुल रिवोल्यूशन वाला पीडीएफ देखिए। येलो रिवोल्यूशन हुई थी तो वो किसके लिए हुई थी? जैसे पिंक हुई, पिंक किसके लिए हुई? रेड किसके लिए हुई? राउंड किसके लिए हुई? ऐसा पूछेंगे आपसे। एग वाली वो सॉरी सिल्वर वाली किसके लिए हुई, है ना? तो गेहूं है, ऑयल सीड है, फिश है और मीट है। यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑयल सीड। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, कनौज थी, वाराणसी थी, मथुरा थी? यूपी में कहाँ है ये? कन्नौज है ये, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में गणतंत्र दिवस ये थोड़ा करंट अफेयर डाल दिया। जो ये 2024 का हमने गणतंत्र दिवस मनाया, अतिथि के रूप में किसको बुलाया था? पूछा जा सकता है, देखो करंट अफेयर है इस साल का। तो जर्मन चांसलर थे एंजेला मर्केल। फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया था क्या? इमैनुअल मैक्रॉन, अगर आपने पढ़ा है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को बुलाया था क्या? बोरिस जॉनसन। और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। किसको बुलाया था हमने? यस सर, मैक्रॉन भाई साहब को बुलाया था हमने, मैक्रॉन, ठीक है, मतलब फ्रांस के, ठीक है। इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? was the first Muslim president of the Indian National Congress? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बदरुद्दीन तैयबजी। बीटी, काफी बार हो गया अब तो। बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य सरकार जो है शराब पे प्रतिबंध लगा सकती है अगर लगाना चाहे? जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने लगा दिया है शराब पे पाबंदी, पर वैसे लगानी नहीं चाहिए थी उन्हें, ठीक है। उनको समझना चाहिए था कि वहां पे वैसे लगनी तो नहीं चाहिए। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसकी वजह, राज्य सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है एज सच, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? तो पैसे कमाने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं ना, इसलिए मेरे हिसाब से जरूरत है हर स्टेट के लिए। इससे करोड़ों रुपए आएंगे तो वो ऐसे जनता के कल्याण के लिए लगेंगे, और ऊपर से है भी 10-11 करोड़ की जनसंख्या है वहाँ पे, तो बंद तो नहीं करनी चाहिए थी, बट अगर की है तो ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? क्योंकि उसी में आते हैं 45, 47, 48 और 49। आर्टिकल 48 थोड़ा देख लेना, एनवायरमेंट वाला भी है, और देयर शुड बी नो काउ स्लॉटरिंग इन इंडिया, वो वाला भी है। आंसर हो जाएगा जी 47। 45 शिक्षा वाला है, और एक बचा 49, और 49 आपने ऑलरेडी यहाँ बता दिया था एक बच्चे ने भी, है ना। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। और इनका दूसरा नाम भी पढ़ लेना कि लिटिल मास्टर किसको कहते हैं, टर्बिनेटर किसको कहते हैं, कैप्टन कूल किसको कहते हैं, चिकू किसको कहते हैं, हिटमैन किसको कहते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सोचते भी नहीं है कि यार ये क्या सवाल है? तो ये है, तो ये जो है ना, ये किसकी है? सेंचुरी इज नॉट इनफ। ओके, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली दादा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमलगम
ऑफ मरकरी। व्हाट? अच्छा, इनमें से पारे का मिश्र धातु ढूंढना है। पारे का ढूंढना है आपने, किसका? पारे का। वो बात अलग है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत की, मिश्र धातु अमलगम नहीं, अलवाय होना था यहाँ पे वर्ड, तब जाके आंसर होगा अमलगम। अमलगम, राइट। चलिए, 1971 का युद्ध हमें झेलना पड़ा। यस सर, झेलना पड़ा। पाकिस्तान से हुआ 1965 में। उनको हमने ठीक ठाक धोया, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया। फिर 1971 में ऐसा धोया कि आप पूछो मत भाई, है ना। ऐसा धोया कि मोर देन 91,000 सोल्जर्स जो हैं, सब जानते हैं, राइट। और इवन 1948 में भी एक युद्ध हो गया था, उसका विजेता तो डिक्लेयर नहीं हुआ, इन द सेंस कि भारत के पास ज़्यादा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, तो हम कहते हैं कि हाँ, भारत विनर था। और फिर 1999 में जो बची कुची कसर थी वो पूरी कर दी गई। तो यहाँ पे इन सभी जगह पे जरूर पढ़ लेना प्रधानमंत्री कौन था उस वक्त, और साथ में आपके ये डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त कौन थे। तो वही सवाल एग्जामिनर ने भी पुट किया, सोच सही है पूछने की, और ये थे जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 87 है, तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? और धर्मपाल जी का नाम भी आपने पढ़ा है ना, विक्रम और उस पे आया है, नालंदा पे वो आया था लास्ट टाइम भी सवाल, इस बार भी वही आएगा। विच एंशियंट महाजनपद हैड तक्षशिला एज इट्स कैपिटल? ये थी गांधार की, गांधार की। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा वो दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ये देखो, ये है सवाल। बनिहाल दर्रा, थमरा, सेरी दर्रा, रोहतांग दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो कुल्लू वालों, आपको तो चुप ही हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन पे, कि सर मैं कुछ बोलूं तो विवाद हो जाएगा। तो ये भाई हमारा रोहतांग पास है। नेक्स्ट सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 89 कि कौन से आंदोलन में जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? मतलब आपने ढूंढना इन चारों में से एक ऐसा वो बता दीजिए मूवमेंट जो हुई, आंदोलन जो हुआ, जिससे कास्ट जो है, जाति प्रथा जो है, उसको एलिमिनेशन की बात हुई कि ये समाज की एक कुरीति है, इसको हटाना चाहिए। ये सतनामी आंदोलन था पंजाब में, मटुआ पंथ तमिलनाडु में, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र पुणे में, और आर्य समाज केरल में। क्या लग रहा है आपको? और यही सवाल तो आया था कल परसों इनडायरेक्टली, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी यही वाला। और ये रहा आखिरी सवाल, राष्ट्रपति। अभी हाल ही में आपने देखा कि राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग किया, है ना, और मीडिया वाले भी कैसे चलाते हैं कि मोदी जी ने दिया इस्तीफा, है ना, मतलब पूरा नहीं बताते हैं, मोदी जी ने दिया इस्तीफा, तो सब के सब चौंक जाते हैं, क्यों दे दिया भाई, सब कुछ तो है, नंबर तो है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ, फिर बाद में बोलते हैं अरे अरे वैसे ही मजाक कर रहे हैं भाई, सांस में सांस आई सर। ठीक है, तो ये जनरली होता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे कि पुरानी वाली को कर दीजिए अब, क्योंकि नए सिरे से जो है हम आएंगे। चलिए, ये थे 90 सवाल। तो क्या आप सभी का स्कोर 45 प्लस है? अगर है तो ये बताता है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, आपकी इंडियन जीके बहुत अच्छी है, और ऐसी ही होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की बात करिए जहां इंडियन जीके आता है, ऐसी ही होनी चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ इससे भी थोड़ी डीप ही होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं एक। यस सर, ले लेते हैं। चलो, तो जो बच्चे आंसर सही देंगे कल को उनके नाम हाईलाइट किए जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? ओके जी, राष्ट्रपति पे ही महाभियोग लाना चाहते हैं। मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी पसंद नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट को, तो वो चाहते हैं कि यार मुर्मू जी को हटाओ यार, महाभियोग लाइए। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है सर, क्यों? याद करना जरा इसकी प्रक्रिया कितनी वो है। आपके पास नंबर भले हो लोकसभा राज्यसभा में, सिग्नेचर लाओ, ठीक है, वो पास होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वहां से पास तो होगा ही नहीं। वो बोलेंगे क्यों हटाइए, वजह दीजिए, क्यों मुर्मू जी को हटाना है।
है ना। चंद्रचूड़ साहब पूछेंगे ना आपसे, तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। चलिए, तो ये थी भाई आज की क्लास। वैसे आंसर सबका सही है जो मैं देख पा रहा हूँ सबका। वेरी वेरी गुड, ठीक है। ओके एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।